हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज हम देखने वाले अपने सोल लैंड के सीज़न 1 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो अंत तक बने रहिएगा। सो गाइस, वीडियो की स्टार्ट होती है और फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि हमें एक काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी जगह दिखाई जाती है। ये जगह बहुत ही ज़्यादा शानदार और देखने में निहायत ही खूबसूरत है। जिसके बाद हमें इस जगह का नाम टैंगमैन बताया जाता है। अब हमें इस जगह के फॉरेस्ट के अंदर एक नौजवान भागता हुआ नज़र आ रहा था। ये बंदा कुछ एल्डर से बचता हुआ भाग रहा होता और ये जो एल्डर्स थे वो इस लड़के के पीछे भाग रहे थे और आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए कह रहे होते हैं कि इस लड़के को किसी भी हालत में हमें पकड़ना होगा, ये हमारे हाथ से निकल कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन लड़का वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से निकल के जा रहा होता है। लेकिन वो एल्डर उसका पीछा करते करते काफ़ी आगे आ चुके होते हैं और अब वो उससे कह रहे होते हैं कि रुक जाओ, तुम्हारा आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आगे खाई है। तुमने हमारे सेक्ट के हिडन टेक्निक को सीक्रेटली लर्न करके बहुत ही ज़्यादा गलत किया है और अब हम इसकी सज़ा में तुम्हें सज़ाए मौत देना चाहते हैं। ये सुनने के बाद तो तैंग सेंग को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके साथ इस तरीके की सज़ा दी जाए। तो इसी वजह से तैंग सेंग ये डिसाइड करता है कि अब वो कभी भी इस जगह पर इस सज़ा को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा और अगर उसे मरना ही है तो फिर क्यों ना खुद की मौत ही मरे। और ये डिसाइड करते हुए तैंग सेंग वहाँ पर उन सभी को बताता है कि उसने इनके सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक को चुपके से लर्न तो कर लिया था, लेकिन इस टेक्निक के बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। हालांकि उसकी आंखों से बाहर आंसू निकल रहे थे और वो इस सेक्ट के एल्डर्स को उनका सभी सामान दे देता है, इवन वो अपनी पोशाक भी उतार देता है और उसके बाद कह रहा था कि मैं अपनी मृत्यु को खुद ही गले लगा लूँगा। हालांकि उसकी सारी बातें सुनने के बाद तो यहाँ पर जो सेक्ट एल्डर थे वो तुरंत ही आगे बढ़ते हैं और उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था क्योंकि तैंग सेंग ने खुद मौत को अपने गले लगा लिया था। लेकिन सरप्राइजिंगली तैंग सेंग का जन्म एक बार फिर से हो जाता है। वो एक डुओलो नाम के कॉन्टिनेंट के अंदर वापस जन्म लेता है, जहाँ पर उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी और वो इस जगह पर एक माउंटेन में रहा करता है, जहाँ पर अक्सर आके वो प्रैक्टिस भी किया करता है। वो अपने पिछले जन्म में सीखी हुई सारी ही टेक्निक को लर्न करता है। जिसके बाद अब हमें इस गाँव को दिखाया जाता है। इस गाँव के अंदर काफ़ी सारे पावरफुल लोग मौजूद हैं। स्ट्रॉन्ग लोगों का पावर का अंदाज़ा उनके स्पिरिट सोल की पावर लेवल के हिसाब से लगाया जाता है। तैंग सेंग उसी माउंटेन पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था और उसके कुछ वक्त बाद वो वापस भी आ रहा था। लेकिन तभी वो ये सुनता है कि यहाँ पर एक सोल मास्टर आने वाले हैं सारे बच्चों के स्पिरिट सोल को चेक करने के लिए, और जो भी बच्चा ज़्यादा पावरफुल होगा उसे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आगे जाके खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इन मास्टर का नाम मास्टर सू था। उसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर स्पिरिट सोल की जो पावर है वो लेवल के हिसाब से आखिर कैसे काम करती है। अगर किसी का लेवल 1 से 10 है तो फिर उसे ट्रेनी कहा जाता है, और अगर 11 से लेकर 20 है तो फिर उसे स्पिरिट मास्टर, 21 से लेकर 30 तो फिर उसे स्पिरिट ग्रैंड मास्टर, और फिर 31 से लेकर 40 तो फिर उसे स्पिरिट एल्डर कहा जाएगा। जिसके बाद फाइनली सारे ही बच्चों को इकट्ठा कर लिया जाता है। सारे ही मास्टर शू के साथ में एक टेंपल की टाइप जगह के अंदर इकट्ठा हो गए थे। तभी वहाँ पर एक मास्टर और एक और मास्टर वहाँ पर आ गया था। टोटल 2 मास्टर यहाँ मौजूद होते हैं और अब जैसे ही तैंग सेंग और बाकी सारे बच्चे उस हॉल के अंदर जाते हैं तभी उस मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी स्पिरिट सोल की पावर को इन बच्चों को दिखाने लग गया था, जिससे कि बच्चे और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और सोच रहे होते हैं कि स्पिरिट पावर कितनी ज़्यादा कमाल की है। जिसके बाद मास्टर सू सारे ही बच्चों को आगे बुलाते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो सभी को कह रहे थे कि तुम मुझे अपनी स्पिरिट सोल की पावर को शो करो। जिसके बाद एक बच्चा आगे आता है और अपनी स्पिरिट पावर को शो करता है, लेकिन वहाँ पर वो स्पिरिट पावर कोई वेपन नहीं थी, बल्कि यहाँ पर एक घास काटने वाला औजार होता है। जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर वो मास्टर कहने लगा था कि तुम्हारे पास में तो कोई ख़ास तरीके का वेपन नहीं है, इसका इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते। इसके बाद वो उससे कहता है कि लाओ चलो अब मुझे अपनी सोल पावर भी शो कर दो। सोल पावर को शो करने के बाद वही बताएगा कि आगे क्या होगा। जिसके बाद वो बच्चा अपनी सोल पावर को शो करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे के अंदर सोल पावर थी ही नहीं। जिसके बाद तो यहाँ पर वो मास्टर कहता है कि बेटा अब तुम यहाँ पर इस कल्टिवेशन के वर्ल्ड को भूल जाओ, क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान हो जिसके पास सोल पावर नहीं होती, वो कभी भी ट्रेनिंग कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो तुम्हारी लाइफ है वो अब एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही कटेगी, क्योंकि अब तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते।
और ये सुनने के बाद अब वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, जिसके बाद अब वो मास्टर एक दूसरे बच्चे को बुलाता है और अगेन उसके साथ भी यही होता है। तभी यहाँ पर वो मास्टर बताता है कि ज़्यादातर बच्चों की जो पावर है, वो जो उनके औजार हैं, वो ज़्यादातर रिलेटेड है एक एग्रीकल्चर एरिया से। तो अगर ये लोग अपनी जो फार्मिंग टाइप की चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो वही उनके लिए सही रहेगा एक नॉर्मल लाइफ को लीड करने के लिए। अदरवाइज़ ये लोग कल्टीवेशन के लिए एकदम ही बेकार हैं। अब धीरे धीरे करके वो काफ़ी सारे बच्चों को चेक करते हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल किसी बच्चे के अंदर उन्हें कोई अच्छा टैलेंट नज़र नहीं आ रहा था। अब बारी थी एक बच्ची की जिसके पास में ब्लू सिल्वर ग्रास की पावर होती है, लेकिन ये पावर जो थी वो एक नॉर्मल पावर की तरह ही ली जाती है, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पावर है और ब्लू सिल्वर ग्रास अपने अंदर ज़्यादा चीज़ों को कंटेन नहीं कर सकती, जिसके चलते यहाँ पर इस लड़की को एक नॉर्मल इंसान ही मान लिया जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा हल्के में लिया जाता है। ऑल्सो उसकी स्पिरिट तो एकदम बेकार थी ही, साथ ही उसकी सोल पावर जो थी वो भी एकदम नॉर्मल ही होती है, जिसके बाद उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। अब बारी थी अपने तैंगसेंग की। तैंगसेंग जैसे ही आगे आता है, उसकी जो स्पिरिट सोल थी वो भी यहाँ पर ब्लू सिल्वर ग्रास होती है, लेकिन तभी उसका जो सेकंड हाथ था उसके अंदर कुछ तो अजीब होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो एक हैमर अपीयर हुआ था, लेकिन न जाने क्यों तैंगसेंग उस हैमर को सभी से छिपा लेता है। अब यहाँ पर मास्टर उसके पास में भी ब्लू सिल्वर ग्रास को देखकर यही सोच रहा था कि तैंगसेंग एक नॉर्मल पर्सन ही है, लेकिन तभी वो उसकी सोल पावर को चेक करने लग जाता है और जब वो उसकी सोल पावर को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि यहाँ पर तैंगसेंग की जो सोल पावर थी अपने 10th लेवल पर होती है, जिसे देखने के बाद तो दोनों ही मास्टर हैरान थे कि आखिर इतनी सी उम्र में इसकी पावर 10 लेवल पर कैसे पहुंच गई, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। वो हैरान थे और समझ जाते हैं कि तैंगसेंग एक स्पेशल बच्चा है जो कि बॉर्न हुआ है इतनी सारी सोल पावर के साथ में ही, जिसके साथ ही वो उसे एक ग्रेट टैलेंट समझ रहे थे, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी आसानी से इस सोल पावर को अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन तैंगसेंग के पास है, जिसके चलते कोई सोच रहे थे कि क्यों ना तैंगसेंग को ही अब आगे भेजा जाए उसकी ट्रेनिंग के लिए। तभी तैंगसेंग उनसे पूछने लग जाता है कि क्या मैं अपनी पावर को 10th लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। तभी वो कहते हैं कि हाँ, तुम इसको यकीनन तौर पे आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक स्पिरिट रिंग की ज़रूरत होगी। हर 10th लेवल के बाद अपनी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि अपने लेवल को 10 से 12 करने के लिए या फिर उससे ज़्यादा बढ़ाने के लिए स्पिरिट रिंग की ज़रूरत होती है, और अगर उसके पास स्पिरिट रिंग नहीं होगी तो फिर वो इस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। हालाँकि उसकी सोल पावर बढ़ती रहेगी। जिसके बाद तो तैंगसेंग इसके बारे में ही सोचने लगा था। तभी वो अपने मास्टर से पूछता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में 2 स्पिरिट रिंग्स होंगी। तभी वो कहते हैं कि हाँ, तुमने इसके बारे में सही कहा। अब वो मास्टर जो कि बच्चों की सारी पावर्स को चेक कर रहा था, वो वहाँ से चला जाता और मास्टर सू अब अपने तैंगसेंग को लेके उसके फादर के घर पे चले गए थे। उसके फादर का नाम तैंग हाओ होता है और जैसे ही मास्टर सू से सारी घटना के बारे में बताते हैं, तभी वो अपना मुंह बना लेता है और देखकर लग रहा था कि वो कुछ भी खुश नहीं है इस सारी चीज़ों से कि उनके बेटे के पास में सोल पावर है। हालांकि इसके बाद यहाँ पर मास्टर सू जो थे वो उससे कहने लगे थे कि अब तुम्हें इसकी आगे की ट्रेनिंग के लिए इसे यहाँ से बाहर किसी अच्छी अकेडमी के अंदर ही भेजना होगा ताकि आगे भी ग्रो कर पाए। लेकिन यहाँ पर उसके फादर बिल्कुल भी खुश नहीं होते और कह रहे होते हैं कि ब्लू सिल्वर ग्रास इसके पास सिर्फ यही है और मुझे नहीं लगता कि ये आगे जाकर कुछ अच्छा कर पाएगा, और साथ ही मना कर देते हैं मास्टर सू से। मास्टर सू से बता रहे होते हैं कि लेकिन फिर भी इसके जो सोल पावर के अलावा इसके जो लेवल है वो लेवल 10th पे है। तुम्हें नहीं लगता कि ये ज़्यादा टैलेंटेड है? मुझे लगता है कि हमें इस तरीके के प्रेशियस बच्चे को यहाँ पर कैद करके नहीं रखना चाहिए, ये इसके लिए सही नहीं होगा। लेकिन तभी भी तैंग हाओ इस चीज़ से साफ इनकार कर देते हैं और मास्टर सू गुस्सा होकर वहाँ से चले गए थे, क्योंकि वो वहाँ पर तैंगसेंग को अलाउ ही नहीं कर रहे थे बाहर जाने के लिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि तैंगसेंग अपने फादर से इसके बारे में बात कर रहा था और कह रहा होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार का काम करूं तो फिर इसमें भी कुछ बुराई नहीं है, और मुझे लगता है कि यह भी ठीक ही है। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके फादर उसे अपने पास में बुलाते हैं और कह रहे थे कि ज़रा मुझे अपनी सोल पावर दिखाओ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी स्पिरिट सोल यानी कि ब्लू सिल्वर ग्रास को दिखाता है। तभी उसके फादर कहने लगे थे कि इसके अलावा भी तुम्हारे पास में कुछ हो रहे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तैंगसेंग फाइनली जाके उस हैमर को दिखा देता है जिसको वो अभी तक सभी लोगों से छिपाता आ रहा था। ये देखने के बाद उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर तैंगसेंग की जो मदर थी और उसके फादर दोनों ही किसी लोगों से बचते हुए जा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने तैंगसेंग की मदर को मार दिया और तैंगसेंग को बचाने के चक्कर में उन्होंने अपने खुद की बलि दे दी।
हालांकि सारी बातें पुरानी थी और तैंगसेन भी अब बाहर जाने की बात को अपने दिमाग से निकाल देता है। तभी उसके फादर उससे कहने लग जाते हैं कि लाओ अब मैं तुम्हें ब्लैक स्मिथ की ट्रेनिंग दूंगा। वो उसे थोड़ा कुछ सिखाने लगे थे और यहाँ पर वो अच्छी खासी ट्रेनिंग अपनी कर रहा था। लेकिन न जाने क्यों उसके फादर अब उसकी तरफ को देखते हुए उसे कह रहे होते हैं कि ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये सुनकर तैंगसेंग खुद भी हैरान था कि जो फादर अभी उसे मना कर रहे थे भला कैसे सडनली वो उसको हाँ कर रहे हैं। हालांकि सारी की सारी बातें काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, लेकिन तभी उसके फादर उसे कुछ समझाने लगे थे और कह रहे होते हैं कि जब तुम यहाँ से अपनी पढ़ाई के लिए आगे चले जाओगे तो फिर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि वहाँ जाने के बाद भी तुम्हें ब्लैक स्मिथ का काम ही करना होगा अपना खर्चा चलाने के लिए। इसके अलावा मैं तुम्हें एक और वैल्यूबल एडवाइस देना चाहूँगा कि जो तुम्हारा हैमर है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। जिसके बाद तैंगसेन इस चीज़ के लिए भी हाँ करता है। साथ ही उसके फादर अब उसको अलाउ कर देते हैं कि वो यहाँ से जा सकता है। तैंगसेन काफ़ी ज़्यादा खुश इस चीज़ से नज़र आ रहा था और उसके बाद मास्टर सू भी वहाँ पर आ जाते हैं और कह रहे थे कि ठीक है, मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ से जा रहे हो अपने आप को और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए। वो उसे सिटी की तरफ ले गए थे जहाँ पर अब वो एकेडमी के अंदर एंटर करना चाह रहे थे, लेकिन गेट पे एक गार्ड खड़ा हुआ होता है जो कि उन दोनों को ही रोक लेता है। जिसके बाद वो तो तुरंत ही स्पिरिट मास्टर का दिया हुआ एक पेपर उसको दे देते हैं और कह रहे थे कि अब हमें अंदर जाने दो। जिसके बाद वो गार्ड उसको पढ़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था और कह रहा था कि तुम्हारे पास तो ब्लू सिल्वर ग्रास है, इसके अलावा तुम्हारा जो लेवल है वो 10th लेवल भला कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुम इतने ज़्यादा छोटे हो। उसे सारी बातों के ऊपर शक हो रहा था। वो तुरंत ही उस पेपर को फेंक देता और साथ ही इन दोनों को ही झूठा बता रहा था। ये सुनने के बाद मास्टर सू उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वो बंदा यहाँ पर उन दोनों को भला बुरा कहते हुए वहाँ से तुरंत ही मास्टर सू को धक्का दे देता है। इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तैंगसेंग को आने लगा था और अब वो सोच रहा होता है कि इस बंदे को अब सबक सिखाना होगा, क्योंकि वो इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके सामने उसके इस मास्टर की बेइज्जती हो। वो तुरंत ही अपने हिडन वेपन को एक्टिवेट करके इस बंदे को सबक सिखाने वाला था, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर एक और हेड मास्टर आ गया था जो कि इस गार्ड को रोकता है और उस पेज को निकाल के देखने लग गया था। हालांकि उसे अभी चीज़ का पूरा अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर ये जो बंदा तैंगसेन है वो झूठ नहीं बोल रहा। वो उसे अपने साथ एकेडमी में लेकर रहा था और कह रहा था कि वैसे मैं यहाँ का गुरु हूँ, और उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद यहाँ पर तैंगसेंग उसके बारे में जान के काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि बंदा काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लग रहा होता है। और साथ ही वो यहाँ पर ये भी कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास में 2 स्पिरिट सोल्स मौजूद हैं। ये सुनने के बाद तो तैंगसेन काफ़ी हैरान था और वो अपने हिडन वेपन को एक बार फिर से एक्टिवेट कर ले। उसको उसके फादर की बात याद आ जाती है कि किसी को भी तुम्हारे इस स्पिरिट सोल के बारे में नहीं पता चलना चाहिए है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि आखिर इसको कैसे पता चल गया कि मेरे पास 2 स्पिरिट सोल्स मौजूद हैं। लेकिन तभी वो मास्टर बताता है कि मैं काफ़ी सारे वक्त से इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता है कि अगर किसी के पास में सोल पावर है तो यकीनन वो बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। अपनी रिसर्च के दौरान पता चला था कि जिन लोगों के पास में भी ब्लू सिल्वर ग्रास है वो गिनती के तौर पे सिर्फ 647 ही हैं, और इन गिनती के लोगों में से सिर्फ 16 लोग ही हैं जिनके पास में उनकी सोल पावर मौजूद है। और इन 16 लोगों के लेवल्स जो है वो सिर्फ 1 तक ही हैं, और अगर तुम्हारा लेवल इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है तो ये सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास की वजह से तो नहीं बढ़ा, तुम्हारे पास में ज़रूर से कोई ना कोई एक और अलग स्पिरिट सोल मौजूद है। अब इसी के साथ तैंगसेंग जो था वो थोड़ा शांत हो जाता है और वो समझ गया था कि वाकई अपने नॉलेज के बल पर इस बात को कह रहे हैं। साथ ही वो तुरंत ही अपनी नी डाउन करके वहाँ पर उन्हें बाव करता है और उन्हें कह रहा था कि अब वो उसके टीचर बन जाएं। इस चीज़ के लिए मास्टर तुरंत ही एग्री कर जाते हैं और अब वो उसे प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर लेकर गए थे, जहाँ पर वो उन्हें वही पेपर दिखा देते हैं, जिसे देखने के बाद तो प्रिंसिपल खुद भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर इतने छोटे बच्चे के पास में लेवल 10th की पावर कहाँ से आ गई है, और इतनी आसानी से ब्लू सिल्वर ग्रास वालों के पास तो ये लेवल 10th की पावर तो हो ही नहीं सकती। वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल सी चीज़ नज़र आ रही थी, लेकिन उनके पास में हेड मास्टर खड़े थे और हेड मास्टर का काफ़ी ज़्यादा रुतबा इस जगह पर है, जिसके चलते वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसे कहते हैं कि तुम अब अपने हॉस्टल के अंदर जा सकते हो। तैंगसेंग चुपचाप से अपने हॉस्टल के अंदर आ गया था, लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो एंटर करता है एक बच्चा उसके ऊपर अटैक कर देता है। तैंगसेंग भी उसके ऊपर पलट के वार करता है और उसके बाद वो उस बच्चे को हराने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा कह रहा था कि मुझे माफ़ करना, मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने की नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो कोई भी नया बच्चा आता है उसकी पावर को चेक करने के लिए यहाँ का वो बॉस जो कि सारे ही बच्चों को हरा चुका है वो उससे फाइट करता है, और अगर
इस नए वाले बच्चे ने पुराने बच्चे को हरा दिया तो फिर वो इस जगह का न्यू बॉस बन जाता है। ये बात सुनने के बाद तैंग सेन उनकी शक्ल को देख रहा था और वो सारे के सारे अब उसे अपना न्यू बॉस कहकर बुलाते हैं। अब ये सभी खड़े थे लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री और हो जाती है। अब जैसे ही वो बच्ची उस जगह में एंटर करती है तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि तैंग सेंग जो था वो इस जगह के रूल के अनुसार उस लड़की के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर वो लड़की भी उसके ऊपर अटैक करने लगी थी। हालांकि लड़की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठती है और फिर वो तुरंत ही तैंग सेंग को हराने में कामयाब हो जाती है, जिसके चलते अब सारे ही लोग लड़की को न्यू बॉस घोषित कर देते हैं। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि तैंग सेंग अपना इंट्रो लड़की को देता है। लड़की भी अपना नाम जीवू बताती है। सारे ही लोग लड़की को देख के काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे ही हैं, तो यहाँ पर ये लड़की यानी कि जीवू भी इन सभी के साथ रहने वाली है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इस जगह का इंचार्ज यहाँ पर आता है और वो इन लोगों को एक ब्लैंकेट दे के चला गया था। लेकिन तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जीवू कहने लगी थी कि यहाँ पर तो बस एक ही ब्लैंकेट है और हम लोग दोनों हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने बेड को अटैच कर लेना चाहिए। ये सुनने के बाद तो सारे ही लड़कों को काफ़ी ज़्यादा जलन होती है अपने तैंग सेन से और तैंग सेन कह रहा था कि आखिर तुम किस तरीके की बात कर रही हो, ये तो गलत है, एक लड़का और लड़की साथ में नहीं सो सकते। लेकिन तभी जीवू कहती है कि अगर मुझे लड़की होकर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो फिर तुम्हें क्या मसला इस चीज़ से। जिसके बाद यहाँ पर अपना तैंग सेन जो था वो चुप हो जाता और यहाँ पर बेड को अटैच्ड करने लग गया था। जिसके बाद सारे लड़के अभी भी जल रहे होते हैं लेकिन अब इन दोनों का बेड ही सेट हो गया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हॉस्टल 7 के सारे ही बच्चों को भूख लगी हुई थी तो वो खाना खाने के लिए कैंटीन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो गरीब बच्चे हैं वो सारे के सारे नीचे के साइड पर खाना खाते हैं, लेकिन जबकि दूसरे साइड के जो अमीर बच्चे हैं वो ऊपर की तरफ बैठकर खाना खाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हॉस्टल 7 के गरीब बच्चे अंदर आते हैं तभी वो सारे के सारे अमीर उनका मजाक बनाने लग गए थे और जीवू को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है कि आखिर कैसे ये सारे के सारे बच्चे इनका मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि सब कुछ चल ही रहा था लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं जो कि अपने साथ में तैंग सेंग को बुला रहे थे। तैंग सेंग भागकर उनके पास जाता और कह रहा था कि मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तभी वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऊपर चलो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और खाना भी वहीं खा लेना। लेकिन यहाँ पर अपने तैंग सेंग को ये बात बुरी लग जाती है और वो ये सोच रहा था कि उसके दोस्त को कहीं ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हर्ट ना कर जाए कि वो ऊपर जाकर खाना खा रहा है। जिसके चलते वो अपने ग्रैंड मास्टर यानी कि अपने टीचर को कहता है कि ठीक है, पहले मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर से ही आ जाऊँगा। अब वो अपने फ्रेंड्स के पास चला गया था और वहाँ पर जाने के बाद वो बताता है कि ग्रैंड मास्टर ने उसे खाना खाने के लिए इनवाइट किया था लेकिन वो उनके साथ नहीं गया। खाना खाने के बाद वो उनसे बात करेगा। लेकिन तभी सारे ही बच्चे हैरान हो गए थे और कुछ हंसने लग जाते हैं क्योंकि ग्रैंड मास्टर जो है उनके बारे में ऐसी बात फैली हुई है कि वो अपने 29th लेवल से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। जिसके चलते सारे ही लोग अक्सर उनका मजाक भी बनाया करते हैं। हालांकि इस बात से अपने तैंग सेन को काफ़ी गुस्सा आता और वो कह रहा था कि अगर तुमने मेरे मास्टर के बारे में कुछ भी गलत कहने की कोशिश की तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसके चलते वो बच्चे शांत हो जाते हैं और अब खाना वगैरह खाने के बाद अपना तैंग सेन आ चुका था ग्रैंड मास्टर के पास में और वो उनसे बातें कर रहा था। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर उसे कह रहे होते हैं कि लाओ मुझे अपनी सेकंड स्पिरिट सोल के बारे में जानने दो और इसके लिए तुम्हें मुझे वो शो करनी होगी। अब यहाँ पर वो चुपचाप से अपनी हैमर की स्पिरिट को दिखा देता है और उसे देखने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और कह रहे थे कि आखिर तुम्हारे पास ये कैसे आई। और वो उसके फादर के बारे में भी पूछते हैं। तभी वो कहता है कि मेरे फादर एक ब्लैक स्मिथ है। ये सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा हैरान थे और कह रहे थे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद वो उसे कह रहे थे कि तुम्हारी जो हैमर की स्पिरिट है तुम इसके अंदर अब कोई स्पिरिट रिंग को ऐड नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर अपने तैंग सेन को उसके फादर की बात याद आ गई थी और उसके फादर ने भी उसको सेम चीज़ ही कही थी। अब यहाँ पर वो उसे कह रहे होते हैं कि आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा क्योंकि अगर तुम्हें अपनी स्पिरिट रिंग को ऐड करना है तो फिर तुम्हें उसके लिए हंटिंग करनी होगी और मैं तुम्हें एक फॉरेस्ट के अंदर लेके जाऊंगा। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि रात के वक्त जीवू आ गई थी तैंग सेन को छेड़ने के लिए और उससे कह रही होती कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब मैं हॉस्टल के अंदर तुमसे फाइट कर रही थी तब तुमने जानबूझकर गिव अप कर दिया और अब मैं तुमसे एक असल वाली फाइट करना चाहती हूँ। तैंग सेन इस फाइट को इग्नोर ही करना चाह रहा था लेकिन जीवू इस चीज़ से मना कर देती और दोनों के बीच में एक फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी जहां पर जीवू भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रही थी लेकिन तैंग सेन थोड़ा कम ही पावर इस्तेमाल कर रहा होता है। जीवू अपनी
पावर को शो करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर देती है और अटैक करने के चक्कर में वो कुछ रॉन्ग पोजीशन के अंदर आ गई थी। और इसी पोजीशन के अंदर टीचर उसको देख लेती है और कह रही थी कि आखिर तुम लोग बच्चे हो के सब कुछ क्या कर रहे हो। हालांकि इसके बाद जी वो कोई चीज़ काफ़ी एम्बेरसिंग लगती है और वो टीचर के ऊपर अटैक करके वहाँ से भाग गई थी। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि अगले दिन अपना तैंगसेन मास्टर के साथ में बैठ के कैरेज के अंदर जा रहा था और तभी वो उसे बता रहे होते हैं कि अब हम जाके तुम्हारे लिए स्पिरिट रिंग को ढूंढेंगे। साथ ही वो उसे एक बेल्ट भी दे रहे थे और कह रहे थे कि एक स्टोरेज बेल्ट है और तुम इसके अंदर जितना चाहो उतना सामान स्टोर कर सकते हो। जिसके बाद ये लोग अपनी डेस्टिनेशन के अंदर पहुंच चुके थे और एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक से फॉरेस्ट के अंदर ये लोग एंटर कर जाते हैं। जैसे ये दोनों फॉरेस्ट के अंदर आते हैं तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर उसको अपनी स्पिरिट सोल दिखाने लगे थे और वो स्पिरिट सोल एक काफ़ी ज़्यादा भद्दा सा जानवर लग रही थी। साथ ही उसका नाम वो उसे सान पाव बता रहे थे और कह रहे थे कि मेरे लेवल्स जो हैं वो अभी अटके हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिसके चलते मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही वो ये भी बता रहे होते हैं कि इसे आगे बढ़ने में काफ़ी वक्त लग सकता है, इसी की वजह से मैंने स्पिरिट सोल रिंग्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया है। हालाँकि हमें देखने के लिए मिलता है कि सन पाव के थ्रू वो अपनी पावर के बारे में भी इसको दिखाने लग पड़े थे, जिसे देखने के बाद तैंगसेन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फॉरेस्ट के अंदर ये लोग आगे बढ़ते हैं और आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रहे थे और उन्हें तभी वहाँ पर एक बीस्ट भी देखने के लिए मिलता है। हालांकि यहाँ पर तैंगसेन कह रहा था कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तभी वो कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा और हमें कुछ अच्छा बीस्ट ढूंढना होगा। अब बीस्ट को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है लेकिन कोई बीस्ट मिल नहीं पा रहा था। इवन वहाँ पर उनके सामने काफ़ी बड़ी सी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है क्योंकि जब वो सान पाव को कुछ ब्रिंजल्स वगैरह खिला रहे थे तभी वो उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हें पता है इसकी जो पावर है वो है यहाँ पर फाट करना। ये सुनने के बाद तो ये चीज़ अपने तैंगसेन को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगती है और वो इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश ही कर रहा था। लेकिन इतनी ही देर में उनके सामने एक 100 साल पुराना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक स्नेक आ जाता है, जिसे देखने के बाद ग्रैंड मास्टर कह रहे थे कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं मार सकते। वो दोनों ही वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये स्नेक वो उनके पीछे ही पड़ रहा था और यहाँ पर दोनों ही लगातार उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि हम दोनों मिलकर इसको नहीं मार पाएंगे, बेहतर है कि यहाँ से भाग चलें। वो दोनों वहाँ से भाग ही रहे होते हैं लेकिन तभी तैंगसेन को देखते हैं जो कि अपने हिडन वेपन का इस्तेमाल करते हुए सीक्रेटली उस स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो स्नेक वहीं पर घायल हो गया था और अब यहाँ पर जब वो घायल होता है तो ग्रैंड मास्टर उसके पास आकर कह रहे थे कि ना तो इसको मैंने हिट किया और ना ही तुमने, तो भला ये मारा कैसे गया। अब ये सुनने के बाद तैंगसेन को काफ़ी डर लग रहा था लेकिन तभी हेड मास्टर कह रहे थे कि शायद से हमारी किस्मत चमक गई है और शायद हमारा अटैक इसको गलती से लग गया। जिसके साथ ही वो स्नेक को देखकर कहते हैं कि ये तो मुझे कुछ 400 साल पुराना लग रहा है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा। साथ ही वो ये भी कह रहे होते हैं कि अब तुम इसकी पावर को अपने अंदर कंज्यूम कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी सोल रिंग तो ऐड हो जाएगी और साथ ही तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर तैंगसेन थोड़ा घबरा रहा था और कह रहा था तो क्या ये काम करेगा। उसको इस बात का डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी पावर को एब्जॉर्व करने के चक्कर में ब्लू सिल्वर ग्रास ही जड़ से ख़त्म हो जाए। लेकिन तभी इस चीज़ के लिए ग्रैंड मास्टर मना करते हैं और कह रहे थे कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, बल्कि इससे तो तुम्हारी ये जो क्रास है ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें वक्त बर्बाद ना करते हुए जल्द से जल्द इस काम को करना चाहिए। अब ग्रैंड मास्टर की बात मानते हुए तुरंत ही इस चीज़ को तैंगसेन स्टार्ट करता है और अब वो अपनी सोल रिंग्स के अंदर पहुँच गया था, जहाँ पर धीरे धीरे करके वो स्पिरिट रिंग उसकी पावर के अंदर ऐड हो रही थी और इस प्रोसेस के अंदर सुबह हो जाती है। जैसे ही वो उस स्पिरिट रिंग को हासिल कर लेता है उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। लेकिन उसकी खुशी तब खत्म होती है जब वो देखता है कि ग्रैंड मास्टर तो यहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं क्योंकि उस स्नेक के जो अटैक थे वो कल रात उनको भी हिट हो गए थे, जिसके चलते वो अनकॉन्शियस ही होते हैं। तैंगसेन जो कि एक ब्लैक स्मिथ था, उसे पता होता है कि आखिर इस सिचुएशन से डील कैसे करना है। वो तुरंत ही एक खंजर लेता है और उसी के थ्रू ग्रैंड मास्टर की बॉडी के अंदर से पॉइजन निकालने लग गया था। साथ ही वो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए भी ग्रैंड मास्टर को हील करता है। ग्रैंड मास्टर अगेन काफ़ी ज़्यादा खुश थे और कह रहे थे कि वाकई में मान गया तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो तुम, और उससे कह रहे होते हैं कि लाओ मुझे अपनी स्पिरिट रिंग दिखाओ। जिसके बाद हम दिखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी स्पिरिट रिंग दिखाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रूप अब ले चुकी थी। जिसे देखने के बाद तो वो ये भी कह रहे होते हैं कि वाकई ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, तुम्हें इसे ध्यान से कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है।
साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ग्रैंड मास्टर और तैंग सैन दोनों ही वापस आ चुके थे, जहां पर वो अपने रूम के अंदर बैठे हुए थे और कह रहे होते हैं कि अच्छा वो सेकंड बुक जो है ज़रा वो लेकर आओ थर्ड सेक्शन के अंदर से। जिसके बाद वो बुक लाकर उन्हें दे देता है। तो वो कह रहे होते हैं कि इस बुक को तुम पढ़ो, इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो ये तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है। साथ ही मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम्हें ब्लैक स्मिथ का काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें एक जगह पर जाने के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम वहाँ चले जाओगे तो फिर तुम्हें आराम से बिना काम करे ही यहाँ पर रहने के रिसोर्सेज प्रोवाइड हो जाएंगे। टैंग सैन ये सुनने के बाद और भी ज़्यादा खुश था और उनकी बताई हुई चीज़ को वो अब आगे अप्लाई करने वाला था। दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि बच्चों का दंगा हो चुका था। यहाँ पर जीवू जो थी वही यहाँ पर टीम लीडर होती है और वो अमीर बच्चों को चिढ़ा रही थी। और यहाँ पर जो अमीर बच्चे होते हैं वो इन्हें गरीब कह रहे होते हैं, जिसके चलते यहाँ पर इन लोगों की फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँच चुकी थी। और अब जीवू कहती है कि ठीक है, अमीर या गरीब से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आखिर पावरफुल कौन है ज़्यादा। जिसके साथ ही वो ये कह रही थी कि अब एक मैच होगा, वो भी 1-on-1, तुम्हारी टीम से भी एक बंदा आएगा, हमारी टीम से भी एक बंदा आएगा, और मैच के अंत में हम डिसाइड कर लेंगे कि आखिर कौन ज़्यादा पावरफुल है। हमें देखने के लिए मिलता है कि जीवू अपने साइड से एक बंदे को भेजती है जिसकी सोल पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीस्ट की थी। साथ ही यहाँ पर अमीर बच्चों की साइड से भी एक बंदा आ गया था। हालांकि फाइटिंग अच्छी चल रही थी, लेकिन अमीर बच्चों की साइड वाला बच्चा थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, जिसके चलते जीवू काफ़ी हैरान थी। लेकिन तभी टैंग सैन वहाँ पर आ गया था और जीवू उसे सब कुछ बता देती है कि आखिर कैसे ये अमीर बच्चे उन्हें बुली क्या करते हैं। ये चीज़ तो अपने टैंग सैन को भी काफ़ी बुरी लगती है और वो यहाँ पर कहता है कि ठीक है, अब मैं इन्हें हैंडल करूँगा। हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइटिंग के दौरान वो चुपके से कुछ स्टोन इस अंदाज में फेंकता है कि वो अमीर बच्चा यहाँ पर फाइटिंग नहीं कर पाता, और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जीवू के साइड का वो बंदा जीत गया था, जिससे कि उस अमीर बच्चों के टीम लीडर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी टीम का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन भेजता है। लेकिन इसके बाद अपना टैंग सैन चला गया था फाइट करने के लिए, और टैंग सैन बिना सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ किक मार के ही उस बंदे को हरा देता है, जिसके साथ ही वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और अब वो आगे फाइट नहीं करना चाह रहा होता है। टैंग सैन उससे कह रहा था कि अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते तो फिर हमें बॉस एक्सेप्ट कर लो, और ये चीज़ उस बंदे को सही भी लगती है क्योंकि वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि चुपचाप ही इस चीज़ के लिए हाँ कर देता है। और अब ये अमीर बच्चे जो थे वो गरीब बच्चों को बॉस कहकर पुकारने लगे थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके बाद वो तुरंत ही स्पिरिट होल के अंदर चला गया था, और इस जगह के बारे में ग्रैंड मास्टर ने पहले ही बता दिया था। वहाँ पर आने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था क्योंकि वो अपने पुराने मास्टर यानी कि ग्रैंड मास्टर सू से मिलता है और वो इस जगह के हेड से अपने टैंग सैन को मिलवा देते हैं। जिसके बाद इस जगह का हेड जो था वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और कह रहा था कि तुम्हें ग्रैंड मास्टर ने भेजा है, मैं इस बात पे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मुझे यकीन है कि उन्होंने तुम्हारे अंदर ज़रूर से कुछ ना कुछ यकीनन काफ़ी अच्छी चीज़ देखी होगी। और उसके बाद वो उसे एक और जगह लॉर्ड स्पिरिट हॉल के अंदर लेके चले जाते हैं। ये स्पिरिट हॉल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जगह है और यहाँ पर वो उसे ये भी बताते हैं कि इस जगह पर जो स्पिरिट मौजूद है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। सारे ग्रैंड मास्टर्स इसको हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसे हासिल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। साथ ही वो उसे ये भी कह रहे थे कि तुम मुझे अपनी स्पिरिट सोल को दिखाओ। तो यहाँ पर टैंग सैन तुरंत ही अपनी स्पिरिट सोल को दिखा देता है, जो कि ब्लू सिल्वर ग्रास और साथ ही वो स्नेक था जो कि टैंग सैन ने हंट किया था, जिसे देखने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे और कह रहे थे कि तुम्हारे पास में इतनी ज़्यादा खतरनाक सोल रिंग आई कहाँ से। और इसे देखने के बाद वो ये कह रहे होते हैं कि यकीनन तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और आगे जाके तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। इसके अलावा वो उसे ये भी कह रहे थे कि टैंग सैन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम आगे जाके और भी ज़्यादा ग्रो करोगे। टैंग सैन उनसे बातचीत करने के बाद अब थोड़ा बाहर की साइड पे आ गया था क्योंकि वो खुद से एक बार फिर ब्लैक स्मिथ का काम करना चाह रहा होता है। वो सारी ब्लैक स्मिथ के पास में आ जा और उनके पास आकर अब वो काम मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सभी उसे बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले रहे थे और कह रहे होते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या काम करोगे बच्चे। और वो ऐसा सही भी कह रहे थे क्योंकि सभी इतने ज़्यादा पावरफुल ब्लैक स्मिथ होते हैं और यहाँ पर एक बच्चा उनसे काम मांगने के लिए आया तो भला वो क्यों ही उसे अपने साथ काम पर रखेंगे। लेकिन एक जगह पर आने के बाद ब्लैक स्मिथ से वो काफ़ी ही ज़्यादा बहसबाजी करने लगा था और कह रहा था कि मुझे काम चाहिए और मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा काम करूँगा। जिसके बाद तो यहाँ पर वो जो ब्लैक स्मिथ था वो कह रहा होता है कि देखो तो सही साथियों, ये बच्चा हमारे साथ काम करना चाहता है, इसकी उम्र देखिए तुम सभी ने, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बच्चा यहाँ पर करेगा क्या। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जब अपना टैंग सैन खड़ा था तभी उसे याद आता है अपने फादर की एक स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड के बारे में, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मेथड होता है
क्योंकि इसके अंदर एक बार से ही पूरे के पूरे मेटल को प्योरीफाई कर दिया जाता है। और यहाँ पर उसे अपने फादर की वो टेक्निक याद थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि सारी ब्लैक स्मिथ इकट्ठा हो गए थे कि अब ये बच्चा क्या करेगा। हालांकि किसी को भी उससे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी यहाँ पर वो ये कहता है कि मैं खुद भी एक ब्लैक स्मिथ का सन हूँ और आज मैं ये प्रूव करके रहूँगा कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। साथ ही वो तुरंत ही अपनी स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही उस आयरन पे हिट करता है, एक बार से ही पूरा का पूरा आयरन ही यहाँ पर उसने प्योर कर दिया था। ये देखने के बाद तो वो ब्लैक स्मिथ बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो। जिसके साथ ही हमें एक रोब पहना हुआ बंदा दिखाया जाता है जो कि साइड से अपने तैंग सेन के ऊपर नज़र रख रहा था। तैंग सेन तो अब यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता और क्या ही ख़तरनाक तरीके का वो काम करता है। जिसके साथ ही पूरा का पूरा एक साल ऐसे ही बीत चुका था। तैंग सेन ने काफ़ी खुद को ग्रो कर लिया होता और ब्लैक स्मिथ के पास में वो काम करके और भी अच्छा खासा अर्न कर लेता था। जैसे ही वो अब अपने गाँव की तरफ आता है अपने फादर से मिलने के लिए, तभी वहाँ पर उसे देखने के लिए मिलता है कि घर के अंदर तो फादर मौजूद ही नहीं है। तभी उसके वही ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं और कह रहे थे कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक लेटर दिया था। जीवू भी यहाँ पर मौजूद थी क्योंकि दोनों ही उसके फादर से मिलने के लिए आए थे। लेकिन तभी जैसे ही तैंग सेन उस लेटर को अपने हाथ में लेकर पढ़ता है, तभी उसके चेहरे का रंग उतर चुका था क्योंकि उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ था कि सन, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ और मैं तुमसे उस दिन मिलूंगा जब मैं तुम्हारे ऊपर प्राउड फील कर पाऊंगा। और इसी की वजह से अब तुम्हें अपनी इस जर्नी को अकेले ही तय करना होगा, वो भी मेरे बिना। टैंग सेन के पास में सिर्फ उसके फादर ही थे जिनसे वो प्यार करा करता था, लेकिन अब जब वो उसे छोड़कर चले गए तो ये चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है। हालांकि दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर टैंग सेन के जो फादर थे यानी कि टैंग हाओ, वो ग्रैंड मास्टर के पास में आ जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि टैंग सेन उन्हीं का बेटा है। ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और कह रहे थे कि यकीनन इसीलिए ही वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी मुझे लगता था। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहे होते हैं कि लेकिन मैं अब उसे अकेला छोड़ आया हूँ ताकि वो खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए। ये सुनने के बाद तो ग्रैंड मास्टर को काफ़ी गुस्सा आता और वो कह रहे थे कि क्या तुम उस छोटे बच्चे को अकेला छोड़कर आ गए हो ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने? मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा वाहियात काम तुम कुछ और नहीं कर सकते। वो अकेला बच्चा आखिर क्या ही करेगा। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि टैंग हाओ ने अपना पूरा मन बना लिया था और वो कह रहे होते हैं कि मैंने अपना मन बना लिया है और मेरा फैसला नहीं बदलेगा। जिसके साथ ही वो उन्हें एक टोकन भी देके वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ टैंग सेन काफ़ी ज़्यादा उदास नज़र आ रहा था, वो अकेला बैठा हुआ होता है। लेकिन जीवू वहाँ पर आ गई थी और वो यहाँ पर उसका मन बहलाने की कोशिश कर रही होती है। काफ़ी सारी बातचीत भी वो कर रही थी और कह रही होती कि तुम्हारे फादर तुम्हें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए छोड़ के गए हैं, ना कि लड़कियों की तरह से बैठने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात को समझ गए होगे, तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। टैंग सेन उसकी बात काफ़ी अच्छे से समझ जाता है और अब वही डिसाइड करता है कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जिसके साथ ही दोनों अच्छी खासी ट्रेनिंग करने लग गए थे और टैंग सेन के फादर जो थे वो एक दूसरे सफ़र पर निकल चुके थे और क्योंकि उन्हें अपना कुछ अधूरा काम भी पूरा करना था। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि टैंग सेन एंड जीवू एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ चुके थे क्योंकि टैंग सेन के फादर के जाने के बाद सिर्फ जीवू ही थी जो इसके साथ में टैंग सेन अपने दिल की बातें शेयर कर लिया करता था। यहाँ पर टैंग सेन उसे अपने सीक्रेट वेपन भी चलाना सिखाता है, साथ ही दोनों के बीच में एक रोमांटिक एंगल भी बन जाता है। अब काफ़ी वक्त ऐसे ही निकल गया था, दोनों ही साथ में काफ़ी वक्त स्पेंड करते हैं, लेकिन इस बीच पूरे 7 साल किस तरीके से निकल गए दोनों को ही पता नहीं चला। जिसके बाद अब ये लोग अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए इंपीरियल कैपिटल आ गए थे, जहाँ पर इन्हें श्रेक अकेडमी के अंदर अपना दाखिला करवाना था। जीवू अपने टैंग सेन से कह रही होती कि चलो पहले कहीं होटल में ठहर जाते हैं, तो फिर ये दोनों वैसा ही करते हैं। ये लोग एक होटल के अंदर आ चुके थे, जहां पर आने के बाद इन लोगों को सिर्फ एक ही रूम लेफ्ट मिलता है जिसमें ये दोनों अब साइन इन करने ही वाले थे। लेकिन इतनी देर में एक बंदा वहां पर आ गया था जिसका नाम दाएमू बाय था। वो आने के बाद ज़बरदस्ती से यहाँ पर वेटर से कहता है कि मुझे वो रूम चाहिए। वेटर भी उससे काफ़ी डरते हुए नज़र आ रहे थे, तुरंत ही उसको वो रूम दे देते हैं। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जीवू को काफ़ी गुस्सा आता है कि वेटर आखिर किस तरीके से हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, और वो जाके दाएमो बाई के साथ में फाइट करने लग पड़ी थी और कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे रूम को हमसे छीनने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस सब को सुनने के बाद तो दाएमो बाई को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि इस जगह पर उसकी अच्छी खासी इज्जत थी, लेकिन यहाँ पर इस लड़की ने उसकी इज्जत को ख़राब कर दिया है। दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। दाएमो बाई तुरंत ही अपने वाइट टाइगर की पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसकी स्पिरिट को समन करता है और अब इन दोनों के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन इतनी ही देर में जीवू को पीछे हटा के अपना टैंग सेंग आगे जाता है और वो तुरंत ही अपनी
29th लेवल की टूल स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करता है और अब हम देखते हैं कि वो अपनी उसी रूट का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने लगा था दाइमोबाई के ऊपर। लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी वाइट टाइगर की पावर इतनी ज़्यादा थी कि जितनी बार भी तैंग सेन उसे अपनी उन रूट्स के थ्रू पकड़ने की कोशिश करता, इतनी बार दाइमोबाई काफ़ी आसानी से खुद को आज़ाद करवा लेता था। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि दाइमोबाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था और कह रहा होता है कि अभी तक तो मैंने तुम्हें अपनी पावर काफ़ी कम दिखाई है और अब देखो मैं ज़रा क्या करता हूँ, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता। इससे पहले तैंग सेन खुद ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बार उसको काफ़ी टाइट से पकड़ लेता है और अपनी रूट्स के थ्रू उसके ऊपर पॉइजन भी फैला रहा था, जिससे कि दाइमोबाई पैरालाइज्ड हो गया था। और यहाँ पर तैंग सेन कहता है कि हार मान लो इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ। लेकिन तभी यहाँ पर दाइमोबाई हंसने लगा था और कह रहा होता है कि ये बस तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि अभी तक तो मैंने तुम्हें अपनी थर्ड सोल रिंग दिखाई भी नहीं। और वो अपनी टाइगर वज्रा बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उन रूट से खुद को आज़ाद करवा लेता है। तैंग सेन काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दाइमोबाई अपनी पावर का शो ऑफ करते हुए वहाँ से चला गया था और कह रहा था कि तुमसे जल्दी मुलाकात होगी। साथ ही दोनों उस रूम को हम ले लेते हैं क्योंकि दाइमोबाई तो इस जगह से तुरंत ही चला गया था और इन दोनों को ये नहीं समझ आ रहा था कि वो यहाँ पर आया भी, उसने रूम भी छीन लिया और फिर फाइट में जीतने के बावजूद भी रूम छोड़ के चला गया है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज दोनों को लग रहा था, लेकिन फ़िलहाल दोनों काफ़ी ज़्यादा थक जाते और उस रूम के अंदर चले गए थे। लेकिन रूम के अंदर आने के बाद यहाँ पर जीवू काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो पहले से ही अपने तैंग सेन के लिए काफ़ी कुछ फील करा करती थी और आज तो दोनों ने ही एक रूम ले लिया था। लेकिन इसके बाद इन दोनों को ही पता चलता है कि एक लव रूम है, जिसके साथ ही अपना तैंग सेन तो सोफ़ा पे जाके बैठ गया था और अब इस बंदे दाइमोबाई के बारे में ही सोच रहा था। दूसरी तरफ जीवू जो थी वो भी यहाँ पर जाकर सो जाती है। हालांकि तैंग सेन बैठा हुआ यही सोच रहा था कि अगर मैं चाहता तो अपने हिडन वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसे काफ़ी आसानी से हरा सकता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे हिडन वेपन यहाँ पर डिस्कवर हो जाएं। साथ ही वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी इस वक्त सोच रहा था और यही कह रहा होता है कि मैंने पास्ट लाइफ में भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन को अपने हिडन वेपन का इस्तेमाल करते हुए मार डाला था। क्योंकि ये लोग इस जगह पर आए हुए थे तभी यहाँ पर आसपास के मार्केट एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए भी चले जाते हैं, जिसके साथ ही एक शॉप पे आने के बाद तैंग सेन को एक खास तरीके का क्रिस्टल दिखता है। वो क्रिस्टल उसे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल लग रहा था और कह रहा था कि मैं इसे ख़रीदूंगा। तभी शॉप ओनर पहले तो उससे मना कर देता है, लेकिन बाद में उसके 2 गुने प्राइस बता रहा था। तैंग सेन जब भी यही कहता है कि मुझे किसी भी हालत में ही चाहिए, लेकिन अब तो यहाँ पर जो शॉप ओनर था वो एक बार फिर से 200 प्राइस कर देता है, जिसके साथ ही जीवू एक बार फिर से गुस्सा करती है और कह रही थी कि पागल आदमी कहीं का, ये बहुत ही ज़्यादा बकवास है, बार बार पैसे बढ़ाता जा रहा है। तैंग सेन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं और से ये क्रिस्टल दिलवा दूंगी। तैंग सेन भी उस क्रिस्टल को देखता हुआ वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी उस ओल्ड मैन की नज़र पड़ जाती है अपने तैंग सेन के उस बेल्ट के ऊपर, जिसके बाद उस बेल्ट को देख के समझ जाता है कि ग्रैंड मास्टर ने इस बच्चे को दी होगी। और फिर तुरंत ही अपने कुछ पुराने ताल्लुकात के बारे में सोचते हुए तैंग सेन को वो क्रिस्टल फ्री में ही दे देता है। लेकिन तैंग सेन उसे फ्री में नहीं लेना चाहता था और कुछ पैसे देकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रूम में वापस आने के बाद वो उस क्रिस्टल के टुकड़े टुकड़े करता है और उसके बाद फिर उसके कुछ मिनी बॉल्स भी बना लेता है। जीवू पूछ रही थी कि आखिर है क्या, लेकिन उसके बाद वो उन मिनी बॉल्स का एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा मिनी सा नीडल टाइप बना लेता और कह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक क्रिस्टल है और इसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर किसी को भी मार सकते हैं। अब वक्त आ चुका था कि लोग अपनी श्रेक एकेडमी के लिए चले जाएं, जहां पर इनको दाखिला लेना है। हमें श्रेक एकेडमी दिखाई जाती है, जहां पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर 13 साल से कम के लोगों को नहीं लिया जाता। साथ ही अगर किसी की सोल पावर वीक होगी तो उसे भी ये लोग नहीं लेंगे और साथ ही जो फ़ी इन लोगों ने जमा कर रखी है वो भी वापस नहीं करेंगे, जिसके चलते कुछ लोग जो कि यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुए थे उन्हें गुस्सा आ रहा था और कह रहे होते हैं कि एटलीस्ट हमारे पैसे तो वापस कर दो। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन जो कि यहाँ पर सभी के एडमिशन ले रहा था वो उससे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें वापस पैसे चाहिए। तो वो दाइमोबाई को आवाज़ देकर बुलाता है और दाइमोबाई तुरंत ही अपने वाइट टाइगर की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि बताओ किस किस को अपने पैसे वापस चाहिए। अब यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे क्योंकि वो उससे पंगा नहीं लेना चाह रहे होते और चुपचाप से ही वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर एडमिशन का जो वक्त था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर अपना जीवू और तैंग सेन दोनों ही आ जाते हैं एडमिशन के लिए। जैसे ही दाइमोबाई उनको देखता है तो वो
काफ़ी अच्छे से उन लोगों की तरफ को देख रहा था और यहाँ पर ये दोनों भी उससे पोलाइटली स्माइल करते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर जब वो एल्डर चेक करता है तो फिर यहाँ पर पता चलता है कि अपने थैंक्सन की पावर काफ़ी ज़्यादा, और वो कह रहा था कि तुमने किसी तरीके की स्पिरिट टेक्निक को प्रैक्टिस किया है क्या। तभी यहाँ पर अपना थैंक्सन कहता है कि हाँ, और साथ ही जीवू को भी चेक करने पर वो बंदा बताता है कि तुम दोनों का एडमिशन हो चुका है, क्योंकि तुम दोनों यहाँ की सारी क्वालिफिकेशंस को पास कर चुके हो। अब यहाँ पर दाएं बाएं इन लोगों को एकेडमी के अंदर लेके आ गया था और ये एकेडमी काफ़ी ज़्यादा अजीब सी नज़र आ रही थी, क्योंकि ये जगह कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं रखी हुई थी, क्योंकि एकेडमी के लोगों का मानना था कि यहाँ पर सिर्फ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोस्टर जैसे इंसान आते हैं और उनके लिए इन्वायरमेंट भी ऐसा ही होना चाहिए। थैंक्सन तो यहाँ पर चल रहा था जीवू भी, लेकिन दाएं मुबाई की नज़र अपने साथ में चल रही लड़की निंग रोंग रोंग के ऊपर होती है, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग अंदर की साइड पे आ चुके थे और एकेडमी के अंदर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी जीवू कहती है कि थैंक्सन, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, तो क्या तुम मेरे लिए वो सॉसेज लेके आ सकते हो। जिसके साथ ही थैंक्सन को दिखते हैं जो कि एक बंदे के पास चला गया था और कह रहा होता है कि अंकल, क्या आप मुझे सॉसेज दे सकते हैं। तभी वो बंदा कहता है कि ब्रदर, तुम्हें पता भी है मैं तो खुद 14 साल का हूँ और तुम मुझे कह रहे हो अंकल। ये सुनने के बाद तो थैंक्सन खुद भी हैरान था और कह रहा होता कि क्या, लेकिन इतनी देर में वहाँ पर दाएं मुबाया जाता और कह रहा था कि तुम हमारी एकेडमी को कितना ज़्यादा एम्बेरस्ड करोगे। 1000 बार कह दिया होगा तुमसे कि यहाँ पर अपने घटिया सॉसेज मत भेजो। जिसके साथ ही थैंक्सन इस बंदे को देख रहा था और कह रहा था कि क्यों एकेडमी के अंदर सॉसेज बेचना मना है। तभी वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर ये सॉसेज बनाता कैसा है। इसकी सोल पावर जो है वो फूड के ऊपर बेस्ड है, जिसकी वजह से अपने बॉडी फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इन सॉसेज को बनाता है। अब ये बात सुनने के बाद तो थैंक्सन बहुत ही ज़्यादा हैरान था। वो तुरंत ही अपने सॉसेजेस को फेंक देता है और यहाँ पर कह रहा था कि अच्छा हुआ तुमने बता दिया। दाएं मुबाई वहाँ पे हंसने लग रहा था और यहाँ पर ये बंदा जिसका नाम ऑस्कर था वो ये कह रहा होता है कि अजीब हो तुम लोग। हालांकि तभी हमें उस लड़की निंग रोंग रोंग को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रही थी और यहाँ पर उसके पीछे पीछे एक लड़की और जिसका नाम जूजू किन है वो भी जा रही थी। इस लड़की के पास कैट की पावर है। अभी तो फिलहाल ये एडमिशन का सिर्फ एक ही राउंड पार हुआ है और इसके बाद इन्हें 3 को और ख़त्म करना है। लेकिन यहाँ पर दाएं मुबाई कहता है कि तुम मेरे साथ डायरेक्ट ही 4th राउंड पे चलो। ये सुनने के बाद वो बच्चे जो कि 2nd राउंड पर खड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे और कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। जब हम सभी ने मेहनत करके इस पहले राउंड को क्लियर किया है तो भला तुम क्यों इन्हें यहाँ से लेके जा रहे हो। इन्हें भी हमारे साथ compete करना होगा। लेकिन तभी दाएं मुबाई कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और साथ ही ये भी कहता है कि ये सभी के सभी 25th 27th लेवल पर है, तुम्हारे बस की बात नहीं इनके लेवल पर आना। इसी की वजह से ये लोग इन सारे 2 लेवल्स को स्किप कर सकते हैं और आगे वाले लेवल पर जा सकते हैं। जिसके बाद ये सारे के सारे चारों ही लोग आगे जा रहे थे। तभी दाएं मुबाई बताता है कि यहाँ पर हमारी एकेडमी जो है इसके अंदर बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं और साथ ही ये भी बताता है कि जो बाकी सारे स्टूडेंट्स मैं बाहर छोड़ के आया हूँ वो लोग सिलेक्ट होंगे ही नहीं। ये सुनने के बाद तो थैंक्सन और भी ज़्यादा हैरान हो जाता और कह रहा था तो क्या एकेडमी के अंदर सिर्फ गिने चुने स्टूडेंट्स ही आते हैं। तभी वो कहता है कि हाँ, हमारी एकेडमी के अंदर सिर्फ 2 या 4 स्टूडेंट्स ही आते हैं और अभी तक सिर्फ 42 स्टूडेंट्स ही इस एकेडमी के अंदर आए हुए हैं। ये सुनने के बाद तो ये लोग और भी ज़्यादा हैरान होते हैं और तभी वो ये भी कहता है कि इसी की वजह से एकेडमी को काफ़ी कम फंड मिलता है। लेकिन यहाँ का जो मास्टर है उसका सीधा सा कहना है कि वो भले ही भूख से मर जाए लेकिन एकेडमी के अंदर सिर्फ पावरफुल लोगों को ही रखेगा और यहाँ से पावरफुल लोग ही आगे जा सकते हैं। जिसके बाद दाएं मुबाई ये भी बताता है कि हमारी एकेडमी के अंदर टोटल 40 बच्चे थे जिनमें से सिर्फ 14 ही ग्रेजुएटेड हो पाए हैं। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए थे उन सभी को बीस्ट को मारते मारते ही ख़त्म होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हमारी एकेडमी का सादा सा रूल है, तुम्हारी रैंक 14th हुई तभी तुम यहाँ से डिग्री ले सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। ये सुनने के बाद तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और यहाँ पर इनका 4th राउंड होने वाला था जहाँ पर हमें इस जगह का वाइस प्रेसिडेंट दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो देखने में ही काफ़ी ज़्यादा हट्टा खट्टा बंदा लग रहा था। इसका नाम टीचर जाओ था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर 4 लोगों को देखने के बाद वो काफ़ी सरप्राइज्ड था और कह रहा था कि इस बार 4 लोग आए हैं, यकीनन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग। खैर, मैं तुम सभी को मौका देता हूँ, अगर तुम इस राउंड को क्लियर करना चाहते हो तो फिर तुम सभी को सारे के सारों को मिलकर मुझे रोकना होगा और अगर तुम सारे के सारे मिलकर मुझे हरा पाए तो फिर तुम ये टेस्ट क्लियर कर लोगे। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है
दाई बताता है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, 76 रैंक पर हैं ये, और इनकी सोल बीस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आज तक इनसे बहुत ही कम लोग जीत पाए हैं, और अगर इन्होंने तुम्हें वक्त दिया है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इनके साथ फाइट करना है, क्योंकि इनकी बीस्ट की सोल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अब यहाँ पर टीचर जाओ ने इन सभी को आधे घंटे का वक्त दिया था अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि तैंग सैन लीड लेता है, और उसके बाद वो सभी से उनकी पावर के बारे में पूछ के उनके हिसाब से फाइट करने को कहता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर टीचर जाओ की एक कमजोरी थी, वो थी स्पीड कम होना, और यहाँ पर निंग रोंग रोंग की एक पावर थी कि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते ये लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर निंग रोंग रोंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए ये लोग जल्द से जल्द यहाँ पर मास्टर को हरा देंगे। और ऐसा करते भी ये फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर चारों ही मिलके मास्टर जाओ के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि ये सभी तो इनके सामने बच्चे हैं 25th 27th रैंक रखने वाले, लेकिन वो खुद एक 76 रैंक वाले बंदे हैं, तो भला इतनी आसानी से कैसे ये हार सकते थे, क्योंकि यहाँ पर उनकी रैंक और उनकी फिजिकल पावर बहुत ही ज़्यादा थी। इसी के चलते यहाँ पर निंग रोंग रोंग, तैंग सैन, अपनी जीवू और साथ ही जू जू किन, ये चारों के चारों मिलकर भी उन्हें नहीं हरा पाते। इवन बाद में तो मास्टर जाओ इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि जब वो सारे के सारे मिलकर इनके ऊपर अटैक कर रहे थे, जीवू और साथ ही जू जुओ किंग को यहाँ पर हरा देते हैं, और वो दोनों ही बेहोश हो गई थी। जिसके साथ ही अब यहाँ पर तांग सैन को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो कह रहा था कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अकेले तुमसे फाइट करूंगा। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि टीचर जाओ को भी काफ़ी गुस्सा आता है, और वो कह रहे थे कि ब्रेड कहीं के, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ में टिक सकते हो। जिसके साथ वो अपने बीस्ट की पावर को एक्टिवेट करते हुए फाइट करने लगे थे। लेकिन अब अपना तैंग सैन अपने हिडन वेपन को नहीं छुपाता, बल्कि वो अपनी नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार अपने एनिमी के ऊपर अटैक कर रहा था। और कुछ वक्त बाद यहाँ पर टीचर जाओ की स्पीड और भी ज़्यादा कम हो जाती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि तैंग सैन ने अपनी उन नीडल के ऊपर पॉइजन लगा दिया था, जिसके चलते यहाँ पर टीचर जो है वो ज़्यादा एक्शन नहीं ले पा रहा है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब तैंग सैन मौके का फ़ायदा उठाते हुए धड़ाधड़ उनको पीट रहा था, और यहाँ पर ना चाहते हुए भी टीचर जाओ की बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि वो तैंग सैन से हार चुके थे। और ये देखने के बाद तो यहाँ पर तैंग सैन तो खुश था, और वो तुरंत ही जीवू के पास चला जाता है उसे संभालने के लिए, क्योंकि वहाँ पर निंग रोंग रोंग उसे संभाल रही थी। लेकिन तभी ऑस्कर वहाँ जाता और कह रहा था कि यहाँ पर तो कितनी ब्यूटीफुल सी लड़कियाँ हैं, ऐसा लग रहा है कि अब तो अकेडमी के अंदर बहारें आने वाली हैं। इसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर तैंग हाओ आ चुके थे टीचर जाओ से बदला लेने के लिए, क्योंकि आज तैंग सैन के साथ टीचर जाओ ने बहुत ही बुरा किया है। इन्हें देखने के बाद तो टीचर जाओ घबरा जाते हैं और कह रहे थे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पर तैंग सैन के फादर कहते हैं कि तुम्हारे पास आधा घंटा है और आकर मेरे साथ फाइट करो। लेकिन तभी यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का साथ देने के लिए प्रिंसिपल भी आ जाते हैं। लेकिन तभी जैसे ही वो अपने सामने तैंग सैन के फादर को दिखते हैं, वो खुद भी घबरा गए थे और कह रहे थे कि आपका और हमारा क्या ही मुकाबला, आप यहाँ से चले जाइए, इतने ज़्यादा ऑनर्ड पर्सन हैं आप। लेकिन तभी वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारा भी फाइट करने का मन कर रहा है ना। ये सुनने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कह रहे थे कि टीचर जाओ अब आप ही इसे संभाल लीजिए। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद तो यहाँ पर तैंग हाओ ने उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से धो दिया था, और वहाँ से उन्हें धो धा के चले जाते हैं। अब डायरेक्ट ही अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑस्कर आया हुआ था तैंग सैन के रूम में, और वो उसे खाने पीने का सामान दे रहा था। साथ ही कह रहा होता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी कंपनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन तैंग सैन बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे जीवू के साथ में अपनी ट्रेनिंग करनी थी। जीवू से मिलने के बाद वो कल के लिए माफ़ी भी मांगता है कि वो जीवू को बचा नहीं पाया। लेकिन तभी जीवू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वाकई में टीचर जाओ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनका मुकाबला करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भरा था। हालांकि तभी ये लोग वहाँ से बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी इनकी नज़र पड़ जाती है एक बंदे जिसका नाम मो होंगजुन था, और वो यहाँ पर एक लड़की को परेशान कर रहा था। असल में वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड ही होती है, लेकिन मो होंगजुन से काफ़ी पतंग आ चुकी थी और वहाँ से जा रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो उसे जाने नहीं दे रहा होता, जिसके बाद तो जीवू एज ऑलवेज बीच में आ जाती और उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मो होंगजुन तो उसके साथ भी फ्लर्ट करता है, जिससे कि उसे गुस्सा आ जाता है, और वो कह रही थी कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, दिन दहाड़े एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे, और वो उसे लगे हाथों ले लेती है। लेकिन तभी यहाँ पर अब मो होंगजुन उसके साथ में थोड़ी बहुत बदतमीजी से पेश आने लगा था, जिसके चलते अपने तैंग सैन को वहाँ पर आना पड़ता है। तैंग सैन इस मो होंगजुन के साथ में फाइट
फाइट करने लगा था, लेकिन तभी मो होंगजुन अपनी फिनिक्स बॉडी इंचेंटमेंट का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही एक फायर फिनिक्स को समन कर लेता है, जो कि एक ब्लडी फायर फिनिक्स होती है। जिसे देखने के बाद तो तेंग सेन खुद भी हैरान था और सोच रहा होता है कि आखिर इस मोटे के पास में ये फायर फिनिक्स आया कहाँ से। हालांकि तेंग सेन अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है इस बंदे के साथ में फाइट करने की, लेकिन ये बंदा ही थोड़ा भारी पड़ रहा था। इस चीज़ को जीवू भी भाप लेती है और इसके बाद जीवू को दिखता है, जो कि तुरंत ही आगे चली गई थी और अब वो अपने चार्म का इस्तेमाल करने लग जाती है मोटू के ऊपर। मोटू का ध्यान जैसे ही भटकता है तो वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको हरा देती है। अब ये फाइट अगेन और भी ज़्यादा अग्रेसिव मोड ले लेती है, लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ पर दाएमोबाई आ गया था और इन सभी को रोकते हुए कहता है कि जीवू, मुझे लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वैसे तो वो लड़की अपना रोना रोते हुए वहाँ से भाग गई थी और ये सारे के सारे फिर दूसरी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर माँ होंगजुन वहाँ पर बैठा हुआ था और उसे देखते हुए दाएमोबाई कहता है कि ये जो बंदा तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, इसके लिए बिल्कुल भी ब्लेम ना करना, क्योंकि ये यहाँ पर आए हुए टॉप 3 स्टूडेंट में से एक है। वैसे तो इसके पास में फीनिक्स की पावर है, दो चीज़ों की पावर मिलाकर एक पावर काम करती है, लेकिन इसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है। असल में जब मोटू किसी से गुस्सा करता है तो ये जान के गुस्सा नहीं करता, बल्कि ये इसकी सोल पावर इससे करवा रही होती है। साथ ही जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ये खुद पर काबू नहीं रख पाता, जिसके साथ ही वो ये भी बताते हैं कि इसको काबू करने का बस एक ही तरीका है और वो है इसको पेट भर के खाना खिलाना। जिसके बाद यहाँ पर दाएमोबाई सारे स्टूडेंट्स को जमा कर लेता है और वहाँ पर डीन भी आए हुए थे। तभी ऑस्कर को देखते हैं, जो कि अपनी दाढ़ी वगैरह मुंडवा आ गया था और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि देखो, मैं चिकना बन के आ गया हूँ, ज़रा बताऊँ मुझे मैं कैसा लग रहा हूँ। इसे देखने के बाद बाकी लड़कियां तो हंसती हैं, बट असल में ये सब कुछ उसने रिंग रोंग रोंग के लिए किया था और वो उसे इम्प्रेस करना चाह रहा था। रिंग रोंग रोंग तो इसे देख के अपना मुंह दूसरी साइड को कर लेती है, जैसे कि उसने बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ देख ली हो। कैट गर्ल भी यहाँ पर ऐसा ही रिएक्ट करती है। ये सभी बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर डीन आ जाते हैं और डीन आने के बाद कह रहे थे कि ऐसा करो ऑस्कर, निंग रोंग रोंग, तुम दोनों जाओ और इस राउंड के 20 चक्कर लगा के आओ। वो दोनों वहाँ पर चक्कर लगाने लग जाते हैं। वो सभी को उनका काम बता देते हैं और तभी यहाँ पर तेंग सेन से कहते हैं कि तेंग सेन, मुझे तुमसे ऑफिस में काम है कुछ, तो तुम वहाँ पर आ जाओ। हालांकि हमें पता चलता है कि ये जो डीन है ये वही पर्सन है जिसने उस दिन इन लोगों को क्रिस्टल दिया था, वो भी फ्री में। जिसके साथ ही यहाँ पर वो कह रहे थे कि लाओ मुझे वो पेपर दो जो कि तुम्हारे पास में, और साथ ही उस पेपर को देखते हैं जिसके अंदर ग्रैंड मास्टर ने लिखा था कि तेंग सेन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और इसे यहाँ पर एडमिशन दे दो। जिसके साथ ही डीन इस चीज़ के लिए एग्री कर जाते हैं। हालांकि दूसरी साइड हमें निंग रोंग रोंग का ट्राइब दिखाया जाता है, जो कि 7 ट्रीजर ग्लैन स्टाइल क्लैन है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि तभी यहाँ पर वो जो बंदा था वो कह रहा होता है कि निंग रोंग रोंग को वापस लेके आओ, ना जाने क्यों वो उस वाहियासी श्रेक अकेडमी के अंदर चली गई है, हम उसे इससे भी अच्छी ट्रेनिंग देंगे, और वो अपने आदमियों को भेज देता है। हालांकि दूसरी तरफ ऑस्कर और निंग रोंग रोंग की ट्रेनिंग चल रही थी, क्योंकि वो पहले इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। तो तभी वहाँ पर ऑस्कर उसे कुछ खाने के लिए सॉसेजेस दे देता है, लेकिन सभी को पता है कि सॉसेजेस भला किस चीज़ से बने। तो निंग रोंग रोंग तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और पीट पाट के वहाँ से चली गई थी उसको। अब ये टाइम ख़त्म होता है और इन लोगों ने अपने 20 राउंड कंप्लीट कर लिए थे। तभी वो पूछते हैं कि ऑस्कर, क्या तुमने अपने 20 राउंड को फिनिश कर लिया? तभी वो कहता है कि हाँ। जिसके साथ ही वो कहते और लड़की तुम? तभी ऑस्कर आगे बढ़ के खुद ही कह देता है कि हाँ, इसने भी अपने 20 राउंड को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ये सुनने के बाद तो डीन काफ़ी गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि ऑस्कर, दोबारा जाओ और दोबारा जाके ग्राउंड के 20 चक्कर लगा के आओ। जिसके बाद ऑस्कर चुपचाप ही वहाँ से चक्कर लगाने के लिए चला गया था, क्योंकि असल में उसने झूठ बोल दिया था कि निंग रोंग रोंग ने 20 राउंड को कंप्लीट किया था, बट असल में वो ऐसा नहीं कर पाई थी। जिसके बाद ऑस्कर तो वहाँ से मुंह बंद करके चला जाता अपनी सज़ा के लिए, लेकिन निंग रोंग रोंग को कहीं ना कहीं बुरा फील हो रहा था। जिसके बाद वो डीन से ही झगड़ने लग गई थी और कह रही होती कि आखिर आप खुद को समझते क्या हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ करना इतना आसान है? और मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि आप इतने ज़्यादा क्रूएल ना बने, क्योंकि आपको मेरी ट्राइब के बारे में नहीं पता। ये सुनने के बाद तो डीन को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि पूरी एकेडमी के अंदर कोई भी उनसे इतनी बदसलूकी से बात नहीं करता जिसे निंग रोंग रोंग कर रही थी। तभी यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि मोबाइल, यहाँ से जाओ, इस लड़की का सारा सामान पैक करके इस एकेडमी के बाहर फेंक दो। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि लड़की, तुम्हारा नेचर में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस भरी हुई है, तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा वीक हो, फिर भी हमने तुम्हें यहाँ पर ले लिया, तो ये हमारा एहसान है तुम्हारे ऊपर, लेकिन अब हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे।
निंग रोंग रोंग एक बार फिर से बहस करने वाली थी और तभी कह रही होती है कि ये सारे लोग भी इतने पावरफुल नहीं है। तभी डीन कह रहे होते हैं कि ये जो बात तुमने अभी बोली है ज़रा दोबारा बोलो और अपने पास में खड़े हुए सारे ही लोगों को देखो। और जब वो अपने साथ में खड़े हुए सारे ही लोगों को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि यकीनन वो इन सभी से कमज़ोर है। लेकिन तभी वो ऑस्कर के बारे में कहने लग गई थी तो वो बताते हैं कि ऑस्कर तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, बस वो अपनी पावर को शो नहीं करता। जिसके साथ डीन उसकी और भी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि चली जाओ यहाँ से अपनी लेकर। और निंग रोंग रोंग वहाँ से रोते रोते फिर भाग गई थी। हालांकि शाम के वक्त वापस से ही मामला सेटल हो गया था और निंग रोंग रोंग को अभी नहीं निकाला जा रहा था। जिसके साथ ही डीन इन सभी को बाहर लेकर आए थे और वो इन सभी को एक सोल एरिना के अंदर लेके आए होते हैं। वो इसके बाद बता रहे थे कि सोल एरिना के अंदर सारे वॉरियर्स जाते हैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए और यहाँ पर उनकी पावर के हिसाब से इन्हें टोकन दिया जाता है। और अगर तुम हमारी श्रेक अकेडमी से ग्रेजुएटेड होना चाहते हो तो तुम्हें इस सोल एरिना के अंदर से एक सिल्वर टोकन को हासिल करना होगा, उसके बाद ही तुम ग्रेजुएटेड हो पाओगे। ये सुनने के बाद तो ये लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं फाइट करने के लिए और सारे के सारे फिर उस सोल एरिना के अंदर एंटर कर जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर जैसे ये लोग अपने साइन अप करने के लिए गए थे तभी दामू भाई को देखने के बाद तो ये लोग सोच रहे होते हैं कि दामू भाई ऑलरेडी इतना ज़्यादा पावरफुली कितने सारे लोगों से लड़ा होगा। तभी यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि दामू भाई ऑलमोस्ट यहाँ पर ग्रेजुएट होने वाला है और साथ ही अब यहाँ पर ये लोग अपने आप को साइन अप कर लेते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फर्स्ट मैच होने वाला था जीवू और साथ ही एक बंदे जिसका नाम हॉर्नबुल था उसके बीच में। जीवू कुछ वक्त ही उसके साथ में फ़ाइट करती है और फिर उसके बाद उसे हराने में कामयाब हो गई थी। वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। सेकंड मैच टैंग सेन और कैटगर्ल के बीच में हो जाता है जहाँ पर कैटगर्ल अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि टैंग सेन अपनी सिल्वर ग्लास का इस्तेमाल करने वाला था। हालाँकि मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा था क्योंकि दोनों ही अच्छे खासे ओपोनेंट्स थे और साथ ही दामू भाई कैटगर्ल को काफ़ी प्यार से देख रहा था। उसके देखने के अंदाज से लग रहा था कि शायद से वो कैट गर्ल को पसंद करने लगा है। हालांकि यहाँ पर वो ये भी सोच रहा होता है कि कैट गर्ल को किसी भी हालत में जीतना होगा और उसको जिताने के लिए वो ये भी सोच रहा था कि क्यों ना वो खुद से थोड़ी बहुत चीटिंग कर डाले। कैट गर्ल यहाँ पर ऊपर की तरफ को जा रही होती है लेकिन चारों ही तरफ टैंग सेन ने अपने रूट्स को फैला दिया था। जैसे ही वो ऊपर की तरफ को जाती है तभी टैंग सेन रूट्स की मदद से उसको पकड़ लेता है और फिर उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर यह मैच खत्म हो गया था जहाँ पर अपनी कैट गर्ल हार जाती है और टैंग सेन जीत गया था। कैटगर्ल उदास होते हुए वहाँ से जा रही थी लेकिन तभी दामू भाई कहता है कि तुम्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं, तुम एक्सपर्ट हो जंगल के अंदर फाइट करने में, लेकिन ये जगह तुम्हारे हिसाब की नहीं थी। लेकिन कैटगर्ल उसे इग्नोर करके वहाँ से जाती है। नेक्स्ट मैच होने वाला था टीम होके जहाँ पर एक तरफ तो अपनी जीवू और टैंग सेन थे, दूसरी तरफ दो बंदे होते हैं जिनमें से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे थे जिनमें से एक का नाम आयरन ड्रैगन दूसरे का नाम आयरन टाइगर था। दोनों के पास में ही यहाँ पर अपने अपने हैमर्स होते हैं और इन्हीं हैमर्स का इस्तेमाल करते हुए वो टैंग सेन को काफ़ी ज़ोर से हिट करते हैं। टैंग सेन यहाँ पर अपनी फाइटिंग करने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन उसे जो इंजरी यहाँ पर हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। जीबू भी फाइट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये दोनों थोड़े भारी पड़ रहे होते हैं। हालांकि टैंग सेन यहाँ पर कोशिश कर रहा होता है कि इनको अपनी रूट्स के थ्रू जकड़ लिया जाए लेकिन जीबू को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि वो तो इन्हें मारना ही चाह रही थी। वो अटैक कर देती और ऑलमोस्ट ये बंदे मरने वाले थे लेकिन तभी टैंग सेन अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बचा लेता है। ये चीज़ वो दोनों बंदे भी नोटिस कर लेते हैं कि टैंग सेन एक अच्छा लड़का, इसी के चलते वो अपनी हार को खुद ही से एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर ये दोनों ही इस गेम के विजेता बन गए थे। इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि अपने मैच वगैरह खेल के ये लोग बाहर की तरफ को आ जाते हैं जहाँ पे दामू भाई ने कुछ वक्त पहले माँ होंगजुन से कहा था कि वो कैट गर्ल को प्रपोज करेगा लेकिन ये बात वो सभी के सामने बक देता है जिससे कि कैट गर्ल गुस्सा होती है और उसे क्रॉस कल के वहाँ से चली गई थी। हालांकि इसके बाद दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जब ये सारे के सारे लोग वापस आ रहे थे तभी दामू भाई की बहस हो जाती है निंग रोंग रोंग से और वो उसकी काफ़ी बेइज्जती भी कर रही थी। जिसके बाद दामू भाई उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था बट तभी वहाँ पे टैंग सेन आके उसे रोक लेता है और गुस्से को ठंडा करके वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन दामू भाई के उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो कह रहा होता है कि लड़की तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा वाहियात हो। वो काफ़ी बुरा भला उसे कह रहा था लेकिन टैंग सेन ने लड़की की जान बचाई थी इसलिए वो तुरंत ही कह रही थी कि तुम जाओ और जाके इस लड़के को ख़त्म कर डालो, मेरी क्लैन से मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा ओहदा दिलवाऊंगी साथ ही ढेर सारा इनाम भी। लेकिन तभी टैंग सेन उसे कहता है कि फालतू की बातें मुझसे मत करो क्योंकि मुझे इन सारी घटिया बातों में इंटरेस्ट नहीं है और वो भी उसकी इंसल्ट करके चला जाता है। लेकिन तभी भी यहाँ पर निंग रोंग रोंग को सुकून नहीं मिल रहा था और अब वो ऑस्कर से कहती है कि तुम जाओ और मेरा काम करो।
लेकिन अब ऑस्कर भी उसे इग्नोर करके वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो कहती है कि तुम तो मुझे सुबह तक पसंद करते थे, लेकिन अब भला तुम्हें क्या हो गया है। तभी ऑस्कर कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं भूल गया था कि तुम्हारा और मेरे बीच का गैप बहुत ही ज़्यादा है और इसी के चलते अब मैं खुद भी अपने कदमों को पीछे हटा रहा हूँ। तुम वाकई में एक बहुत ही बड़े क्लैन से बिलोंग करती हो और तुम्हारा हमारा क्या ही लेना देना। साथ ही वो उससे ये भी कह रहा था कि यहाँ की चीज़ें तुम्हारे लिए शायद से सूटेबल नहीं है और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि तुम अकेली रह जाओगी। ऑस्कर अभी भी उसे प्यार से समझा के वहाँ से चला गया था और निंग रोंग रोंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा रोती है अपनी इन सारी हरकतों के ऊपर। अगले दिन हमें देखने के लिए मिलता है कि ट्रेनिंग के लिए सारे ही लोगों को बुला लिया जाता है, लेकिन ऑस्कर आज फिर से लेट हो गया था। तभी डीन उससे पूछ रहे थे कि ऑस्कर आखिर तुम कर क्या रहे थे। तभी ऑस्कर कहता है कि माफ़ करना, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और मेरी सोल पावर अब 38 रैंक पे पहुंच गई है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अब उसे एक सोल रिंग की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर डीन सभी को कहते हैं कि ठीक है, तुम सारे के सारे एक फॉरेस्ट के अंदर जाओगे और यहाँ ऑस्कर की मदद करोगे। तभी ऑस्कर काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो सभी के लिए सॉसेजेस बना रहा होता है, लेकिन उसके सॉसेजेस भला कौन ही खाने वाला था। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर निंग रोंग रोंग आगे आती है और वो शाही परिवार से होने के बावजूद भी यहाँ पर उन सॉसेजेस को खा लेती है। ये चीज़ वाकई में सभी को काफ़ी हैरान कर देती है और सब समझ गए थे कि अब निंग रोंग रोंग अपने अंदर चेंजेस को ला रही है। तभी हम देखते हैं कि टीचर जाओ वहाँ पे आ गए थे और वो सभी को कहते हैं कि खड़े क्या हो, चलो जाओ जल्दी से अपना काम करो। हम देखते हैं कि सारे के सारे यहाँ पर अपने काम पे लग चुके थे, लेकिन तभी यहाँ पर अपने निंग रोंग रोंग और ऑस्कर के बीच में एक काफ़ी अच्छा रोमांटिक एंगल बन चुका था, क्योंकि निंग रोंग रोंग और ऑस्कर दोनों साथ में यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं और कई बार निंग रोंग रोंग उसकी मदद भी करती है। दोनों के बीच एक अच्छा खासा बॉन्ड बन गया था और साथ ही ये लोग इस रिंग को ढूंढने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए थे। तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब फ़िलहाल ये सारे के सारे जाएंगे और किसी होटल में जाके पहले खाना खाएंगे और वहाँ पर आराम करेंगे, जिसके लिए लोग होटल के अंदर चले भी गए थे। बट असल में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ दूसरे स्कूल के बच्चे आ गए थे, जो कि यहाँ पर अब पंगा मोल ले लेते हैं, क्योंकि वो श्रेक के लोगों की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर रहे थे और साथ ही श्रेक को बकवास बता के उनके एकेडमी की इंसल्ट करते हुए अपने आप को सुपीरियर बता रहे होते हैं। हालांकि इसी के साथ इनकी बहसबाजी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और एक एक्सट्रीम रूप ले लेती है। इन लोगों की फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसी फाइटिंग के बीच इन दूसरे स्कूल वालों का टीचर वहां पर आ गया था, जो कि इन लोगों को अब और भी ज़्यादा इंसल्ट कर रहा होता है और अपने स्कूल की वाहवाही कर रहा था, जिससे कि इन लोगों को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। और इस बात को लेके इन लोगों के बीच में काफ़ी बड़ी सी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक तरफ तो श्रेक एकेडमी के ढेर सारे डिसेबल्स, दूसरी तरफ ये बंदा अकेला था, जिसके साथ ये सारे के सारे स्ट्रेटेजिकली इस जगह पर आगे जाते हैं और अब यहाँ पर फाइट करने वाले थे। अब टैंगसेन जो था वो यहाँ पर फाइट कर रहा था, लेकिन तभी उसे समझ में आता है कि इस बंदे के पास में तो एक ब्लैक टॉर्टोइस की स्पिरिट पावर है, जिससे कि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इन सभी के लिए इसके साथ में फ़ाइट करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। हालांकि सारे ही डिसाइबल्स अब इस फाइट को बीच में नहीं रोकना चाहते थे, जिसके चलते सभी मिलकर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तरफ तो ये सारे लोग मिलकर अटैक कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो जो दूसरे साइड का बंदा था उसने इन सभी को फ्रीज कर दिया था, जिसके चलते यहाँ पर ये लोग बहुत ही ज़्यादा हल्के पड़ रहे थे। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर टीचर जाओ आ जाते हैं और टीचर जाओ के देखते ही ये बंदा थोड़ा एरोगेंट सा बिहेव कर रहा था, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि टीचर जाओ अपने आप में क्या पावर अपने आप में कंटेन करते हैं, जिसके चलते टीचर जाओ आते ही इसको पीटना शुरू कर देते हैं और इतने बुरे तरीके से इसे पीटते हैं कि बिना ही डिटर्जेंट के इसको पीटना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद बहुत ही बुरे तरीके से वो इसे धड़ाधड़ पीटते जाते हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि टीचर जाओ सारे ही स्टूडेंट से कहते हैं कि आप सभी ऊपर चले जाइए और आराम करिए। अब स्टूडेंट्स अपने रूम में आ चुके थे, लेकिन तभी टीचर जाओ यहाँ पर निंग रोंग रोंग से पूछते हैं कि तुमने अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तभी वो कहती है कि मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी इन लोगों के इशारे का, लेकिन इससे पहले ये लोग इशारा देते तभी वहाँ पर वो सारा का सारा सीन हो गया। जिसके साथ ही अब टीचर जाओ समझ जाते हैं कि निंग रोंग रोंग अब एक अच्छी लड़की बन चुकी है और अब वो अपने साथियों के साथ बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट भी कर रही है। हालांकि इसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये सारे के सारे लोग एक बार फिर से अपने ऑस्कर के लिए वो स्पिरिट रिंग ढूंढने के लिए आ चुके थे, जहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर इन्हें कुछ तो सेंस हो रहा था। और जैसे ही टीचर जाओ
अवेयर रहने का कहते हैं। इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा बीस्ट आ चुका था। ये बीस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होता है, जिसके चलते यहाँ पे सारे लोग थोड़े अलग अलग साइड में हट चुके थे। हमें देखने के लिए मिलता है कि तैंगशेन जो था वो अपनी रूट की पावर का इस्तेमाल करता है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जू किन भी यहाँ पर अटैक कर रही होती और अपनी पावर का इस्तेमाल वो काफ़ी अच्छे से कर पा रही थी। ये सारे के सारे मिलके इस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक 1000 साल पुराने बीस्ट को मार डालते हैं। और अब इस बीस्ट को मारने के बाद वो लोग ऑस्कर को कहते हैं कि तुम जाओ और इसके सोल रिंग को एब्जॉर्व करो। अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ऑस्कर जैसे ही जाकर उसकी सोल रिंग को एब्जॉर्व करने वाला था और उसके ऊपर खंजर से अटैक करने जा रहा होता है, तभी न जाने क्यों जीवू उसको रोकने के लिए कहती और कह रही थी कि क्या हम इसे बिना मारे काम नहीं कर सकते। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। तभी तैंगसेन उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, ज़रा खुद सोचो, अगर हम इसे नहीं मारेंगे और अगर इसकी जगह पे हम होते तो क्या ये हमें ना मारता। यही प्रकृति का नियम है, जो कमज़ोर होगा वो मिट जाएगा और जो पावरफुल होगा वही सदैव रहेगा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग उसे एब्जॉर्व करने ही वाले थे, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है। उनके साथ में उनकी ग्रैंड डॉटर भी थी। टीचर जाओ भी इन लेडी को पहचानते थे। तभी वो कहती हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर ने अपने 30 रैंक को हासिल किया है और ये जो बीस्ट है इसकी स्पिरिट रिंग हमें चाहिए और हम इसे पहले मार रहे थे। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो फिर तुम देख सकते हो, इसके बेली के ऊपर हमने पहले ही अटैक कर रखा है। जिसके साथ ही टीचर जाओ जो है वो इन लेडी को देख के समझ जाते हैं और वो न जाने क्यों काफ़ी ज़्यादा कामली बिहेव कर रहे थे। सारे ही लोग समझ जाते हैं कि टीचर जाओ को अच्छे से पता होगा इनके बारे में। वैसे ये जो ओल्ड लेडी हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर। ये और इनके हस्बैंड इस जगह के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों को भी काफ़ी आसानी से मात दे सकते हैं और इसी वजह से टीचर जाओ इनसे उलझना नहीं चाह रहे थे। तभी वो टीचर जाओ से कहती हैं कि क्या तुम मुझे भूल गए हो। लेकिन टीचर जाओ यहाँ पर चुप ही होते हैं और साथ ही यहाँ पर वो अपनी खामोशी को मेंटेन करे हुए थे, क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छे से पता था कि अगर यहाँ पर वो कुछ भी एक्शन लेंगे तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। साथ ही वो प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भले जो भी हो, लेकिन लास्ट में तो हमने इस बीस्ट को मारा है तो आप इसे हमसे ऐसे नहीं छीन सकती हैं। लेकिन तभी ओल्ड लेडी कहती है कि मैं इसे अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए लेके रहूँगी। तभी यहाँ पर इन लोगों में एक अच्छी खासी बहस छिड़ जाती है और इसका नतीजा ये निकलता है कि इनकी ग्रैंड डॉटर और साथ ही तैंगसेन आपस में एक दूसरे से फाइट करेंगे और जो भी इस फाइट को जीतेगा वो बीस्ट को अपने साथ ले जाएगा, यानी कि बीस्ट की स्पिरिट रिंग उसकी हो जाएगी। जिसके साथ ही इस फाइट को स्टार्ट किया जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लड़की ये वाकई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अटैक कर रही थी। बट अपना तैंगसेन वो भी अपनी रूट्स का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी खतरनाक तरीके से यहाँ पर अटैक कर रहा होता है। लेकिन ये लड़की भी कुछ कम नहीं थी, वो भी लगातार एक के बाद एक नया पैतरा आजमा रही थी। लेकिन अपने तैंगसेन के पास में अपनी पॉइजनस पावर ग्रास होती है, जिसके चलते वो इस लड़की के ऊपर भारी पड़ता है और अल्टीमेटली जब ये लड़की अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करती है तो उससे तैंगसेन को काफ़ी ज़्यादा इंटरनल इंजरी हुई थी। बट अल्टीमेटली वो यहाँ पर लड़की से जीतने में कामयाब हो जाता है। लड़की यहाँ पर बेहोश हो गई थी। उसकी ग्रैंड माँ को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो कहती है कि ठीक है अब ये बीस्ट तुम्हारा हुआ। उस लड़की को लेके वहाँ से चली जाती है। जिसके साथ ही लोग ऑस्कर को कहते हैं कि चलो ऑस्कर अब जल्दी करो और इसकी तुम सोल रिंग को एब्जॉर्व कर लो। ऑस्कर को देखते हैं जो कि यहाँ पर तुरंत ही सोल रिंग को एब्जॉर्व कर लेता है। सारे ही लोग उसके लिए खुश थे। कुछ वक्त बाद वो उसकी सोल रिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसने उसे सक्सेसफुली ऑब्टेन कर लिया था। सारे ही लोग कह रहे होते हैं कि चलो जल्दी से अब हमें अपनी सोल रिंग की पावर दिखाओ। लेकिन ऑस्कर काफ़ी शर्मा रहा था और मना करता है। तो इन सभी लोगों के जिद करने पे वो उन्हें सभी को एक सॉसेज बनाकर दिखाता है। उस सॉसेज को देखने के बाद तो सारे ही लोग उसका मजाक बनाने लग पड़े थे और मना करने के बाद भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ऑस्कर अपनी असल पावर भी दिखाता है और उसकी असल पावर ये थी कि ये यहाँ पर इस सोल रिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लाई भी कर सकता है। इसे देखने के बाद सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और सभी ऑस्कर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन अब जब ये सब कुछ निपट गया था तब ऑलमोस्ट टीचर जाओ वहाँ से निकलने की बात कर रहे थे। लेकिन इतनी ही देर में अपना तैंगसेन कहता है कि 1 मिनट रुकिए, मैंने भी अपने 30 लेवल को हासिल कर लिया है और मुझे लग रहा है कि अब मुझे भी एक सोल रिंग की ज़रूरत रहेगी आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पर सारे ही लोग हैरान थे और उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि तुमने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। अब सारे ही लोग अब उसके लिए भी सोल रिंग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रात निकल चुकी थी बट अभी तक कोई अच्छा बीस्ट इन्हें नहीं मिल रहा था सोल रिंग को हंट करने के लिए। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर अब सारे के सारे लोग आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपनी जीवू जो थी वो थोड़ी सोच में होती है। हालांकि तभी यहाँ जंगल के अंदर कोई हरकत होने लगी थी। ये सारे ही लोग एक बार फिर से अवेयर हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल के रहा है। टीचर जाओ सभी को कहते हैं कि यहाँ पर रुककर हमें फाइट करनी होगी।
फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। और हम देखते हैं कि वो अपने जाइंट बीस्ट को भी समन कर लेते हैं। लेकिन अब तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीस्ट आ गया था और ये बीस्ट इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि इस जाइंट एप को देखने के बाद तो टीचर जाओ भी कह रहे थे कि ये इस फॉरेस्ट का किंग है, यहाँ का राजा, और इससे कोई भी टक्कर नहीं लेता क्योंकि ये इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और वो यहाँ से सबको भागने की सलाह दे रहे होते हैं। सारे ही लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये जो बीस्ट था वो यहाँ पर जीवू के पीछे पड़ जाता है। जीवू भी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी और टैंक सैन भी रोकने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही टीचर जाओ भी अब अपनी स्टूडेंट को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अपनी स्पिरिट अवतार को समन कर लेते हैं और अब उसी का इस्तेमाल करते हुए वो इस बीस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन न जाने क्यों वो सभी को छोड़ के सिर्फ जीवू के पीछे ही पड़ा होता और उसे लेके वहाँ से भाग गया था। साथ ही टैंक सैन भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। निंग रोंग रोंग भी बेहोश हो गई थी और अब ये सभी यही सोच रहे होते हैं कि अब जीवू को कैसे बचाया जाएगा। टैंक सैन यही सोच रहा था। लेकिन टीचर जाओ से वापस चलने के लिए कहते हैं और कह रहे थे कि हम एक बार फिर से अपने लोगों के साथ में आएंगे। लेकिन टैंक सैन इस चीज़ से साफ इनकार करता और कह रहा था कि वो किसी भी हालत में सबसे पहले जीवू को बचाएगा। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि टीचर जाओ माफ़ करिएगा, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। और इसके बाद वो ऑस्कर को कहता है कि तुम मेरे लिए फ्लाइंग सॉसेज बना दो। ऑस्कर तुरंत ही उसके लिए सॉसेज बना देता है और उसको खाने के बाद अब अपना टैंक सैन फ्लाई कर सकता था और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है अपनी लवर को बचाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर निंग रोंग रोंग भी अपनी स्पीड की पावर उसको कुछ वक्त के लिए दे देती है, जिससे कि यहाँ पर उसकी स्पीड और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। हालांकि यहाँ पर टीचर जाओ को ऑस्कर के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उनके मना करने के बावजूद भी ऑस्कर ने टैंक सैन की बात मान ली थी। लेकिन अब टीचर जाओ कुछ नहीं कर सकते थे और इसलिए कह रहे होते हैं कि हमारे लिए भी, सभी के लिए तुम उन सॉसेज को बना दो क्योंकि हमको भी जाके उसकी हेल्प करनी होगी। जिसके साथ ही वो सारे के सारे निकल गए थे। लेकिन दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो एप था उससे तो जीवू बात कर रही थी। दोनों ही आपस में काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर एक दूसरे से नज़र आ रहे थे और जीवू उस एप से कहती है कि तुम्हें उसको हर्ट करने की ज़रूरत नहीं।